हेलो बच्चों। जय श्री राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो जो जहां से दिख रहा है उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आप सब अच्छे कर रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे, मस्त स्वस्थ ठीक। तो भैया आज हमारा ऑडिट का सेशन जैसे कि आपने देखा, और ये एसए पे बेस्ड है, तो सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो आज जो हम करने वाले हैं बच्चा लोग, वो करने वाले हैं एसए 610। सो एसए 610 सीए इंटर के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर, ऑडिट एविडेंस के अंदर। ठीक है, आप जाके अपना मॉड्यूल टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ किससे पढ़ाने वाली हूँ? मैं यहाँ पे आपको नोट से पढ़ाने वाली हूँ। तो वो नोट्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोग को ये नोट्स कॉपी चाहिए, मतलब पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो मैं यहाँ टेलीग्राम लिंक दे दूंगी। तो उस टेलीग्राम पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जिन जिनको चाहिए होगा मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगी। तीसरा, इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ मॉड्यूल। आप लोग मॉड्यूल की एक बार रीडिंग लीजिए, लेकिन कई बार क्या होता है, मॉड्यूल की लैंग्वेज में एसेज हमें समझ में नहीं आते हैं, तो हम एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिए, ये आपके लिए रेलेवेंट होगा। फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, आपको ऑडिट प्रोनाउंसमेंट से पढ़ना चाहिए, लेकिन आप ऑडिट प्रोनाउंसमेंट से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वॉट एवर द रीजन इज, तो इस नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट मतलब देर ना करते हुए, तो भैया स्टार्ट करते हैं अपना एसए 610। पहले सीए इंटर में ये 610 ऐसे थोड़ा बहुत आता था, ज्यादा नहीं आता था, लेकिन अब इन्होंने बहुत ज्यादा दे रखा है, और आप कह सकते हैं कि ये न्यू सिलेबस से डील करता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। भैया शुरू करते हैं। अपना पेन पेपर नोटबुक मॉड्यूल लेके रेडी हो जाइए, और मेरे साथ मार्क करते चलिए। ठीक है, ओके। तो बच्चों मैं दो सीरीज लेके आऊंगी। एक होगा पूरा फुल कोर्स कवरेज, जैसे कि एक क्लास में एक ऐसे कंप्लीट कर लिया, लेकिन कई चैप्टर ऐसे होते हैं कि मैं उस मतलब वो एक क्लास में 1 घंटे 2 घंटे की क्लास में कवर अप नहीं हो सकते, इसलिए मैं पार्ट्स में लेके आती हूँ। तो आप लोग एक बार जाके ना प्लेलिस्ट में पार्ट्स देख लिया कीजिए। राइट। और दूसरी चीज है कि जिन बच्चों को शॉर्ट्स में कुछ डेफिनेशंस देखना पसंद है, तो वो भी मैं लेके आऊंगी। वो 5 से 10 मिनट की क्लास होगी। तो जो जो बच्चे जॉन से सूट करते हैं कि हमें ये क्लासेस लेनी है, आप जाके देखिए। तो यहाँ पे मैं आपका बिल्कुल क्लास एनवायरनमेंट की तरह लेती हूँ, ताकि तुम लोग बैठ के पढ़ सको, सारी चीज पढ़ सको। ठीक है, तो भैया यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फोर्थ चैप्टर है, और फोर्थ चैप्टर का ये सेकंड एसे है जो हमें चैप्टर्स में कवर करना है। एंड दिस इज नोन एट एसे 610। सीए फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल है ये, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। नाउ हु इज इंटरनल ऑडिटर? सबसे पहले समझने की जरूरत क्या है, सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इसका जिक्र किया गया है। इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन क्या होते हैं? तो सबसे पहले कोई भी ऐसे आप पढ़ते हो ना, तीन चीज आप ध्यान रखना। ऐसे का ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव का स्कोप, और उसमें कुछ आपकी डेफिनेशंस दे रखे हैं, ये आपको हर ऐसे में मिलेगा। चाहे आप कोई भी ऐसे की सीरीज उठा लीजिए, इसके बाद जो ऐसे की मेन बातें होती हैं वो दे रखी है, यानी कि आपको हर ऐसे का ऑब्जेक्टिव स्कोप याद रखना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, इस एसे के बनाने के पीछे का क्या कारण है, और ये एसे का स्कोप दायरा क्या है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, तो भैया इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? सबसे पहले तो बेटा बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर। देखो, इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है और कंपनी का एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता। इंटरनल ऑडिटर एक पर्सन होता है जिसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है, कि आओ भाई हम पर्सनली चाहते हैं आप हमारी कंपनी का इंटरनल ऑडिट करो। लेकिन उसी से जब ऑडिटर, एक जो ऑडिटर है जिसको कौन अपॉइंट करते हैं, मेंबर्स, जिसको मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो डोंट बी कंफ्यूज कि इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है और स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इस ऐसे में एक्सटर्नल ऑडिटर का नाम भी दिया गया है। राइट, क्लियर? तो इंटरनल ऑडिटर फंक्शन, एक इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन क्या होते हैं? सो ए फंक्शन ऑफ एन आइडेंटिटी दैट परफॉर्म्स अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू इवेलुएट। भैया एक एक्टिविटी, एक आइडेंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन रखती है, उस पर्सन से कहती है कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट या हमारे अकाउंटेंट ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया है। सेकंड, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स फॉलो होता है, आप इसका इवैल्यूएशन पहले आप करो। ताकि आप इवैल्यूएशन करोगे, आप इवैल्यूएशन या गवर्नेंस को चेक करके ये बताइए कि हमारे कंट्रोल्स, हमारे इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी हैं। देन वी विल हम बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएंगे,
कि हमारी कंपनी में क्या लूप होल आ रहे हैं, ताकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपनी फाइनल रिपोर्ट पे ये ना दे पाए जो भी नेगेटिव मार्किंग है, राइट। क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है वो जाती है मेंबर को। इंटरनल ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है वो बोर्ड को सबमिट होती है। ठीक है, समझ में आया सबसे पहले? यस। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस essay एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एक इंटरनल ऑडिटर ऑडिट का फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इंटरनल ऑडिट कराना चाहिए, क्यों इंटरनल ऑडिट कराना चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन टिपिकली इंक्लूड अश्योरेंस। एक ऑडिटर क्या देता है? अश्योरेंस, नॉट गारंटी। एक ऑडिटर क्या देता है? अश्योरेंस। तो भैया इस इंटरनल ऑडिटर का स्कोप क्या है? कि अश्योरेंस देना है कि आपकी कंपनी में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, द एक्टिविटीज डिजाइन एंड इवेलुएट so the activities is performing efficiently and effectiveness through the governance, through the risk management process and internal control. Clear? Now these objectives are divided into 3 parts. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कंट्रोल डिसाइड होते हैं, या 3 चीजें चेक करनी होती है कोई भी ऑडिटर को। सबसे पहले कि व्हाट इज अ गवर्नेंस। गवर्नेंस की बात करूं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को देखती है। सेकंड में बात करूं, कोई भी ऑडिटर अगर चेक करेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, कोई रिस्क मैनेजमेंट करने वाला है या नहीं। और तीसरा आईसी, इंटरनल कंट्रोल। तो सबसे पहले एक इंटरनल ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि जो गवर्नेंस यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट की एक्टिविटीज होती हैं उनको देखना, उनको चेक करना वेदर वो सही तरह से फॉलो हो रही है या नहीं। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। इंटरनल ऑडिट फंक्शन में एक्सेस द गवर्नेंस प्रोसेस। गवर्नेंस कौन होती है? गवर्नेंस का मतलब अथॉरिटी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, एथिक्स, मोरल वैल्यूज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सभी लोगों पे ध्यान दे रही है नहीं दे रही, ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशंस कैसा चल रहा है। ये सारे लोग एम्प्लॉयज डिसाइड नहीं करते, ये सारे लोग कौन डिसाइड करते हैं? गवर्नेंस और टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट, राइट। तो आप पढ़िए, इंटरनल कंट्रोल्स फंक्शन में एक्सेस द गवर्नेंस प्रोसेस इन इट्स अकम्प्लीमेंट। कि भैया गवर्नेंस के जो ऑब्जेक्टिव है, गवर्नेंस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल और वैल्यूज सही तरीके से चल रही हैं, क्या मैनेजमेंट की मैनेजमेंट अपने काम के प्रति अकाउंटेबल है भी या नहीं। एंड थर्ड थिंग है कि अगर कोई रिस्क हो रहा है, रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ एरर, तो क्या उसको मैनेजमेंट अच्छे से देख पा रही है नहीं। तो ये इंटरनल ऑडिट चेक होता है। इंटरनल ऑडिट के थ्रू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये चेक करती है कि भैया ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं गवर्नेंस के। फर्स्ट थिंग क्लियर। सेकंड थिंग, दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल ऑडिट का? कि भैया अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रिस्क है तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, रिस्क को मैनेज कैसे किया जा रहा है। नाउ सेकंड फंक्शन इज इंटरनल ऑडिट फंक्शन में असेस द आइडेंटिटी। सो इंटरनल ऑडिटर के जरिए इंटरनल ऑडिटर में असेस द आइडेंटिटी इन आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग द सिग्निफिकेंट रिस्क एक्सपोजर। सो सिग्निफिकेंट रिस्क एक्सपोजर एंड कंट्रीब्यूशन टू रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि क्या कह रहा है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन से एक आइडेंटिटी को ये पता चलता है कि भैया आपकी कंपनी के अंदर कोई रिस्क फैक्टर, फ्रॉड का रिस्क फैक्टर या मिस स्टेटमेंट का रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है भी या नहीं। अगर है तो आइडेंटिफाई करना है और उनको इवेलुएट करना है। क्लियर। सेकेंड थिंग इज इंटरनल ऑडिट फंक्शन में परफॉर्म द प्रोसीजर टू असिस्ट आइडेंटिटी इन डिटेक्टेशन ऑफ फ्रॉड। भैया फ्रॉड अगर हो रहा है तो कहां से पता चलेगा एक ऑडिटर के लिए? भाई ऑडिटर का काम क्या होता है? इवेलुएट करना, एक्सेस करना, राइट, देखना। उसका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं होता, देखना, एक्सेस करना। क्लियर, समझ आया या नहीं आया? आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होगा। नाउ द थर्ड थिंग इज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द आईसी। अब इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? तो सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन होता है। एक इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट चेक करेगा, इवैल्यूएट करेगा इंटरनल ऑडिटर की कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, इवैल्यूएट करेगा द कंट्रोल्स हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है, क्या है। So internal audit function may be assigned specific responsibility for reviewing control. So it means internal audit का एक function objective क्या होता है कि it's going to be review the control, evaluate the control.
सेकेंड थिंग इज कंट्रोल को चेक करने के बाद एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। नाउ द व्हाट एवर द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द एंटिटी, जो भी एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, उसको आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है, मेजर करना है, क्लासिफाई करना है कि वो प्रॉपरली एज पर द अकाउंट बैलेंसेस, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो अच्छे से रिकॉर्ड हुई भी है या नहीं हुई है। थर्ड थिंग इज रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को रिव्यू करना है, दैट द एक्टिविटीज फॉलोइंग, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिससे मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होते हैं डे टू डे सेल परचेज की, सो भैया वो एक्टिविटीज एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैरिड हो रही है या नहीं हो रही, राइट ये सारे काम के कंट्रोल के अंदर आता है। और कौन चेक कर रहा है? इंटरनल ऑडिटर, राइट। फोर्थ वन इज कि भैया आपकी कंपनी के ऊपर जो भी एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस है, जैसे कि कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, कुछ भी सेबी एक्ट, कोई भी एक्ट आपकी कंपनी के अंदर एप्लीकेबल है, तो उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ढंग से कंप्लायंस किया है या नहीं किया। तो ये सारी चीजें कुल मिला के क्या आई, हमने अभी तीन चीजें पढ़ी बच्चा लोग, कि इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो तीन चीजें ब्रॉड चेक करना। फर्स्ट वन, गवर्नेंस अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रहा है या नहीं। सेकेंड थिंग, रिस्क रिस्क फैक्टर, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं। और तीसरा, इंटरनल कंट्रोल अच्छे से फॉलो हो पा रहा है या नहीं हुआ। गॉट इट? यस। अगर अब तक समझ आ रहा है तो बेटा लाइक कर देना, थम्स अप जरूर दिखा दो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट थिंग विच इज रिलेटेड टू इन दिस एसे। ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी मैम? आपके नोट से ही क्यों पढ़े, स्टडी मटेरियल से पढ़ लो। अगर आपको स्टडी मटेरियल से भी डीप में जाना है तो ऑडिट प्रोनाउंसमेंट्स आती हैं, ऑडिट आईसीए की पब्लिकेशन है, वहां से पढ़ लो। क्योंकि एक एक ऐसे 200-200 पेजेस का सेपरेट बुक भी आती है, लेकिन तुम्हारे लिए जो रिलेवेंट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत इजी वे में। तो आप यहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, यहाँ से उसको आप समझ सकते हैं। क्लियर? यस। Now, ways in which internal auditor, external auditor, now they are talking about the external auditor, it means they are talking about the statutory auditor. तो यहाँ पे मैंने आपको बोला जो ऑडिट होते हैं वो टू टाइप्स के ऑडिट होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल, एक होता है आपका एक्सटर्नल, जिसको आप स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप उसको? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट कौन करता है? इंटरनल ऑडिटर। और एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा? एक्सटर्नल ऑडिटर कौन करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, स्टैट्यूटरी इंटरनल ऑडिटर होने के लिए सीए हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए आपको सीए की क्वालिफिकेशन होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट अपॉइंटमेंट होती है वो बोर्ड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे जो एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है वो एजीएम में होती है, मेंबर्स करते हैं। यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर भैया वो सीए है नहीं, तो अपनी रिपोर्ट वो जनरल पब्लिक को नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट इशू होती है वो बोर्ड को रिपोर्ट इशू होती है। यहाँ पे जो ऑडिट सॉरी ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है वो मेंबर्स को इशू होती है। तो दोनों में फर्क समझ में आया? एक इंटरनल ऑडिटर आपका एमकॉम भी हो सकता है, पीएचडी भी हो सकता है, सीए वाला सीएस भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना चाहते हैं तो यू हैव, आपके पास मेंबरशिप नंबर आईसीए का होना चाहिए, और आप प्रोफेशन में होने चाहिए, सर्विस में भी नहीं होने चाहिए। क्लियर? यस। आ जाओ। तो ये तो थी थोड़ी सी आपको मैंने स्पेसिफाई किया। नाउ वेज टू विच, नाउ अब बात कर रहा है कि किस तरीके से एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर, किस तरीके से एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का वर्क चेक करेगा। सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर ने पूरा चेक किया, एक्सटर्नल ऑडिटर को लगा कि देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देन ही मे गो टू द इंटरनल ऑडिटर कि भैया आपको लगा, अगर लगा तो हमें अपनी एक्सटर्नल हमें असेसमेंट दिखाइए कि आपने भी कैलकुलेट किया होगा या नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन इंटरनल ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिट बनाने के लिए यूज की थी कि भैया इसमें फ्रॉड है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है भी या नहीं, वो इन्फॉर्मेशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्रॉस चेक करेगा। ठीक है। Now, second one is to decide. Now, this is the sole professional judgment of external auditor. एक external audit का पूरा जजमेंट होता है कि भैया वो इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करेगा या खुद से ही स्टार्टिंग से ही चेक करेगा। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज टू यूज इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स अंडर डायरेक्शन ऑफ द रिव्यू, डायरेक्ट असिस्टेंट।
तीसरा केस क्या कर सकता है, ये एक्सटर्नल ऑडिटर है, वो इंटरनल ऑडिटर को बोलता है कि आप मेरे असिस्टेंस में इनकी इंटरनल ऑडिट कीजिए, तो ये तीसरे वे में भी सॉल्व कर सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा है अब तक या नहीं समझ में आ रहा? तो अभी हमने 3 पॉइंट्स क्लियर करे, अब चलते हैं स्कोप पे। नाउ अब हमारा जो थर्ड थिंग स्टार्ट हो रही है वो आ रहा है स्कोप ऑफ असिस्टेंट। भैया इसका दायरा क्या है? द एसए 610 डील्स विद एक्सटर्नल। भैया ये एसए किसके लिए एप्लीकेबल है? सबसे पहले ये एप्लीकेबल होता है एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। भैया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वो होते हैं कि ऑडिट करते टाइम एक ऑडिटर को उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए। इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बट स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ये फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखना है। तो भैया यहाँ पे एक ऐसे दिया है कि एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंटरनल ऑडिटर का काम चेक करे। ऐसा नहीं किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर है और एक्सटर्नल ऑडिटर अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है और उसका काम चेक नहीं किया, मतलब अगर वो इस पीयर रिव्यू में आता है तो भैया इंस्टीट्यूट उससे पूछ सकता है कि जब हमने एसएस 610 दे रखा है कि आप अगर किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर है तो आप उसका काम पहले चेक कीजिए, उसके बाद अपनी ऑडिट इवेलुएशन कीजिए। तो भैया यहाँ पे ये एक्सटर्नल ऑडिटर की यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। So now it includes using work of internal auditor, इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करे। तो एक्सटर्नल ऑडिटर जब इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करेगा तो उसको वो ऑडिट एविडेंस की तरह यूज कर सकता है। क्लियर? नाउ द सेकंड थिंग इज यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड अ डायरेक्ट असिस्टेंस in directing, supervising and review of the external auditor. भैया एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट सुपरवाइज भी कर सकता है कि आप मेरे कहे अनुसार भी काम करें, तो वो भी उस सुपरविजन को भी एसए ने इंक्लूड किया। भैया कोई ऑडिटर है, मैं एक्सटर्नल, मेरे साथ इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हुई है, मुझे बोर्ड ने बोला है कि दिस इज आवर इंटरनल ऑडिटर और आप मिलकर काम कीजिए। अब जरूरी नहीं है कि पहले मैं कहूँ कि भैया पहले तू अपना काम फिनिश कर दे उसके बाद तू मुझे दे, मैं उसी को यूज करूंगी। तो ऐसे नहीं, ये भी बोल रखे कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटर कहता है कि आप मेरी डायरेक्शन के अंदर इस कंपनी का इंटरनल ऑडिटर करो, तो वो डायरेक्शन भी एसए 610 में कंप्लीट होती है। क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट। एक एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऑडिट के लिए? एक्सटर्नल ऑडिटर इज अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन। भैया जो वो ऑडिट ओपिनियन देगा ना, एक्सटर्नल ऑडिट ओपिनियन, वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। भैया जिस मेंबर्स ने नीचे साइन कर रखे हैं ना कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर उसका ओपिनियन गलत हो गया तो भैया उसका गला पकड़ा जाएगा और किसी का गला नहीं पकड़ा जाएगा। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिड्यूस बाय एक्सटर्नल ऑडिटर्स यूज। अब फॉर एग्जाम्पल फॉर ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम चेक कर रहा है और उस काम में कुछ गड़बड़ी आ गई, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही पकड़ा जाएगा। लेकिन उस टाइम पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये एक्सक्यूज नहीं कर सकता कि मैंने तो इंटरनल ऑडिटर का काम किया था, इसने कैसे किया, ये नहीं किया। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एक्सटर्नल ऑडिटर की। Now, second one is although may they perform the audit procedures relating to those performed by the external auditor, neither the internal auditor function nor the internal auditor are independent of the identity required. ठीक है? So, एक चीज इसमें यहाँ बता रखी है कि एक्सटर्नल ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि एसएस ने दे रखे हैं। लेकिन इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन से अलग फंक्शंस होते हैं, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होता। भैया वो कंपनी का एम्प्लॉइज है तो कंपनी के हिसाब से काम करेगा। तो एक्सटर्नल ऑडिटर को इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरीके से उसको इंटरनल ऑडिटर का काम चेक करना है या रीचेक करना है, कितना रिलाई करना है और कितना रिलाई नहीं करना। Third thing is SS 610 defines the condition that is necessary for the external auditor. So भैया SS 610 के अंदर कंडीशन दे रखी है जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए नेसेसरी है कि किस तरीके से आपको इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि कहते हैं ना कि सब पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, तो सेम थिंग है भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम जे जांच परख के लो। फॉर एग्जाम्पल सब कहते हैं कि आप जंक फूड खा सकते हो, लेकिन आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है ये आपको ही पता है, और उसके वैल्यूएशन पे आप लोग उसको खा सकते हो। क्लियर? तो वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर।
अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या है? टू डिटरमाइन, अब ये किस ऑडिटर की बात कर रहा है? ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर की बात कर रहा है। क्या ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव है? ऑडिटर की क्या ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले इंटरनल ऑडिटर के काम को चेक करना है, डायरेक्ट असिस्टेंस देनी है उनको, मतलब जिस नीड में उसको असिस्टेंस है। सेकंड, इफ यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, अगर आप एक इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज कर रहे हैं तो भैया आपको ये पता चलना चाहिए कि आपके वर्क का एडिक्वेट पर्पस क्या है, ये नहीं कि भाई यूज करना है तो करना ही है। इफ यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, appropriate, direct, supervise and review their work. You have to review the work of the internal auditor. Clear or not? Yes. Next thing is evaluating the internal auditor functions. Internal audit के functions को evaluate करना है, जज नहीं करना, इवेलुएट करना है। इंटरनल ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज। नाउ कैन बी यूज जरूरी नहीं है, ऐसे में कहीं नहीं दे रखा कि तुम्हें करना ही करना है उसका वर्क यूज। अगर आपको लगता है कि उसने सारे प्रोसेस ढंग से किए हैं तभी आप एक इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करेंगे। कौन कह रहा है? ये एक्सटर्नल ऑडिटर पे एप्लीकेबल है। नाउ this is a sole discretion of the external auditor to extend to rely on the work of internal auditor or not. The level of competence and internal audit function, कि आप अपने internal audit पे कितना भरोसा कर रहे हैं external auditors, right? Third thing, whether internal audit function applies to systematic and discipline approach. Now this is more important. If external auditor feels कि internal audit ढंग से systematic plan नहीं हुआ, so he may स्टॉप यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, और वो अपना स्टार्टिंग से ही अपने प्रोसेस ऑडिट प्रोसेस लगाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, सर्कमस्टांसेस व्हेन इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी यूज। क्वेश्चन आता है कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज नहीं किया जा सकता। फर्स्ट वन है द फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस and relevant policies are not adequately support the objectivity of the internal audit। भैया जो इंटरनल ऑडिटर ने जिस तरीके से उसको करना चाहिए था लेकिन उसने वो प्रोसेस उस तरीके से नहीं लगाया, देन ही विल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर वर्क। सेकंड, द फंक्शन लैक ऑफ सफिशिएंट कंपिटेंस, भैया उसमें कुछ कंपिटेंस दिख नहीं रहा है, राइट? कुछ कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिख रहा है। द फंक्शन डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिनरी अप्रोच। अगर ये तीनों कंडीशन एग्जिस्ट होती है इंटरनल ऑडिट फंक्शन के अंदर जो कि परफॉर्म किया है इंटरनल ऑडिटर ने, तो एक्सटर्नल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर उनके काम को यूज नहीं करेगा। आई थिंक यू गॉट इट राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज objectivity and its evaluation, ability to perform these tasks without allowing bias। अब ये जो सारे टास्क आप परफॉर्म करे हैं, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस विद है, यानी कि इस इवैल्यूएशन जो ये इंटरनल ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा तो वो विदाउट बायस करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये इंटरनल ऑडिटर मेरा फ्रेंड है या मेरा रिश्तेदार है तो मैं इसके काम पे भरोसा कर दूं, नहीं, आपको एक इवैल्यूएशन जो करनी है वो प्रोफेशनल जजमेंट को लेके विदाउट बायस करनी है, राइट? नाउ फैक्टर्स दे में अफेक्ट द एक्सटर्नल ऑडिटर इवैल्यूएशन इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर की इवैल्यूएशन को इफेक्ट कर सकते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को? whether the organization status of internal auditor function supports the ability to the function from bias, can be free from bias, conflict of areas overdue, right? For example, whether internal auditor reports to those charged with governance। For example, अगर इंटरनल ऑडिटर ने कोई भी अगर चीजें ऐसे दिखी हैं कि उसने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट नहीं किया है, तब जाके भैया इंटरनल ऑडिटर का इवैल्यूएशन करने का तरीके में बदलाव आएगा, इफेक्ट होगा। क्लियर? यस, ओके। नेक्स्ट थिंग, now the next thing is in continuation with that only, whether those charged with governance oversee employees decision related to the internal audit function, for example determining the appropriate remuneration policy। भैया सेकंड कंडीशन क्या होती है कि भैया दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एम्प्लॉयमेंट डिसीजन को देखते हैं, यानी कि इंटरनल ऑडिटर कैसा काम कर रहा है, उसको रेम्युनरेशन पे करा भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा, राइट? थर्ड थिंग इज whether there is an
कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब तो रुकावटें, प्लेस्ड ऑन द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड मैनेजमेंट, क्या भैया? फॉर एग्जांपल कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग टू द एक्सटर्नल ऑडिटर, भैया एक्सटर्नल ऑडिटर से कोई बात छुपाई जा रही है, कोई कॉन्स्टेंट्स है, प्रॉब्लम छुपाई जा रही है, नहीं, तब ये सारा पॉइंट क्या करें कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑडिटर अपनी इवैल्यूएशन में, एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी इवैल्यूएशन में थोड़ी चेंजमेंट लाता है. Whether internal audit functions are free from any conflicting responsibilities. Now, examples are very important. Assigning managerial responsibility that are outside the internal audit function. अब एक इंटरनल ऑडिटर है, आपने उसको बैलेंस शीट भी बनाने को दे रखा है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने को दे रखा है, तो वो उसका काम नहीं है. उसका काम सिर्फ इवेलुएट करना है. अगर ऐसा काम है तो ऑडिटर को फिर भैया चेक करना पड़ेगा कि बनाया भी इसी ने, सारी चीजें इससे नहीं करी, और यही इंटरनल ऑडिट है, राइट. द नेक्स्ट वन इज कंप्लीटनेस एंड इट्स competence and its evaluation. Okay, attainment the knowledge of skills and function to the level परफॉर्म डिजिटली. भैया सबसे पहले ये वैल्यूएशन चेक करनी है क्या भैया इंटरनल ऑडिटर ने अपना फंक्शन एडिक्वेटली डिलीजेंटली फॉलो किया है या नहीं. तो फैक्टर्स में अफेक्ट द एक्सटर्नल ऑडिटर डिटर्मिनेशन इन रिलेशन टू द कॉम्पिटेंसेस, वेदर internal auditor function is adequately and appropriately resource related to the size of identity, nature and its operation. Whether there are established policies of training, भैया कुछ ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है. अगर ट्रेनिंग हुई है इंटरनल ऑडिटर की तो दे बिकम मोर कॉम्पिटेंस, वो ज्यादा भरोसे लायक हो जाएंगे. इंटरनल ऑडिटर के पास कोई एडिक्वेटली 80 ट्रेनिंग है, या ऐसे कोई आप बीकॉम वाला बंदा उठा के ले आए हो और उसको आपने इंटरनल ऑडिटर बना दिया, तो ये सारी चीजें ऑडिटर को चेक करनी पड़ती है. नाउ नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन एंड सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच. जो इंटरनल ऑडिटर किया गया है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू किया गया है या नहीं, यानी प्रॉपरली पहले प्लान हुआ है, प्लान के बाद परफॉर्म हुआ है, परफॉर्म के बाद सुपरवाइज हुआ है, रिव्यू है, ये 5 स्टेप्स फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं. ऐसा नहीं है पहले कर दिया, प्लानिंग कुछ करी नहीं है, ऐसे मुंह उठाया जब जाके बना दिया, तो ये चीज है. फैक्टर्स में अफेक्ट, द फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट. फैक्टर्स में अफेक्ट एक्सटर्नल ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द इंटरनल ऑडिटर. भैया आप कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटर के डिसीजन को या इवैल्यूएशन को इफेक्ट कर सकते हैं कि अगर इंटरनल ऑडिटर ने सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच नहीं किया. फर्स्ट, एग्जिस्टेंस एडुकेसी तो यूज ऑफ डॉक्यूमेंट. सो इंटरनल ऑडिट प्रोसेस हो रहा है, क्या वो डॉक्यूमेंट सोर्सेस में यूज हुआ है, क्या वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट हुआ है नहीं, क्या ऑडिट प्लान बना था या नहीं बना था. नाउ पूरी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, थी या नहीं थी, तो वो सारी चीजें अगर नहीं हुआ है तो दिस फैक्टर्स में अफेक्ट के एक्सटर्नल ऑडिटर को सोचना पड़ेगा कि मैं इंटरनल ऑडिटर का काम चेक करूं या नहीं. सेकंड, वेदर इंटरनल ऑडिटर हैज अप्रोप्रिएटली क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. क्या इंटरनल ऑडिटर ने जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनको फॉलो किया है या नहीं, या मुंह उठाया और किया. तो ये सारी चीजें, तो 3 चीजें आपने देखी कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर कब कब, एक्सटर्नल ऑडिटर का जो इवैल्यूएशन पे डिसीजन है वो कब कब चेंज हो सकता है. अगर उसने अगर कोई एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर है, अगर उसने सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो नहीं किया, उसने इवैल्यूएशन पे कंप्लायंस नहीं किया है, कंप्टेंस नहीं किया है, ये सारी चीजें. ओके, द नेक्स्ट वन इज determining the nature extent of work of audit that function can be used. अब नेचर का मतलब है कितना इंटरनल ऑडिटर का काम एक एक्सटर्नल ऑडिटर यूज करेगा. External auditor shall consider the nature and scope of the work has been performed and planned performed by the internal auditor. Now, external auditor देखेगा कि internal auditor को किस किस का internal auditor करने के लिए assign किया था. हो सकता है कैश का, हो सकता है internal auditor का, और उसको देखने के बाद वो देखेगा कि इंटरनल ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिट किस तरीके से परफॉर्म हुआ है, प्लान हुआ है. Once external auditor has determined that the work of internal auditor function can be used for the purpose, एक बार एक्सटर्नल ऑडिटर इन सारी चीजों को इवेलुएट कर लेता है, उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर डिसाइड करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कि मुझे इंटरनल ऑडिटर का काम किस तरीके से यूज करना है अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर, या आप अपना ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाने के लिए. क्लियर और नॉट, राइट. ना बच्चा वाटे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं.
तो वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन कैन बी यूज, कौन कौन सा वर्क आप यूज कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर का? सबसे पहले टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। भैया इंटरनल ऑडिटर ने चेक किया होगा कि इस कंपनी के आईसी कैसे हैं, तो उस टेस्टिंग को यूज कर सकते हैं। सेकंड, सब्सटैंशियल प्रोसीजर जो उसने किए, सब्सटैंशियल प्रोसीजर का मतलब ईच एंड एवरी आइटम्स को चेक किया होगा डिटेल के अंदर, तो भैया उसमें उसने अपना जजमेंट यूज किया होगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन यूज किया होगा, वो डॉक्यूमेंटेशन और वो जजमेंट यूज कर सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर। ऑब्जर्वेशन काउंटिंग, ट्रेसिंग ट्रांजेक्शंस को ट्रेस करने के लिए, और टेस्टिंग कंप्लायंस विद रेगुलेटरी requirements. Okay, so these are some examples. Now next is circumstances in which external auditor shall plan to use less work। ऐसे कौन से circumstances है कि जिसमें external auditor कहेगा कि भैया मुझे कम यूज करना है internal auditor का काम? तो चार ऐसे circumstances है। फर्स्ट वन है कि मोर जजमेंट इन्वॉल्व, भैया इंटरनल ऑडिटर की बहुत सारी जजमेंट लगी हुई है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, फैक्ट्स फिगर्स पे नहीं जा रहा। देन अब वही उसने प्लान अपने ऑडिट प्रोसीजर अपने जजमेंट से किए हैं, इवेलुएट उसने अपनी जजमेंट से किए, तो भैया ऑडिटर क्या कर सकता है कि प्लान कर सकता है कि मुझे भैया ज्यादा इंटरनल ऑडिटर का काम चेक नहीं, मतलब यूज नहीं करना, क्योंकि ये तो अपनी ही धुन में सवार है। सेकंड है हाई असेस, भैया एक्सटर्नल ऑडिटर को एक्सेस करते हुए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा दिख रहा है, हर असर्शन लेवल पे, मतलब हर आइटम लेवल पे दिख रहा है, ठीक है, तो वो यूज नहीं करेगा उसका काम, मतलब कम यूज करेगा। थर्ड, इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस रेलेवेंट पॉलिसी डज नॉट एडिक्वेटली सपोर्ट। भैया इंटरनल ऑडिटर की जो ऑब्जेक्टिविटी थी, जिस वजह से इंटरनल ऑडिटर, जिस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए इंटरनल ऑडिटर ऑडिट कराया गया था, वो ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, तब भैया एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को कम यूज कर सकता है या नहीं यूज कर सकता। लो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, भैया लो लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एग्जिस्ट है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज, the next part of this essay is using the work of internal audit function। अब if external auditor plans, अगर external auditor plan करता है कि हम internal auditor के functions वर्क को यूज करेंगे, then सबसे पहले उसको plan यूज डिस्कस द प्लान, वो अपना प्लान बताएगा कि मेरा प्लान ये है और कितनी हद तक मुझे इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करना है। सेकंड, रीड द रिपोर्ट्स विच इज प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिटर ने रिपोर्ट्स बनाई थी उसको प्रिपेयर रीड करना है, एंड देन डिसाइडेड कि कितना नेचर, किस एक्सटेंट तक मैं इंटरनल ऑडिटर का काम चेक कर सकूं। थर्ड वन इज परफॉर्म सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि इंटरनल ऑडिट कर दिया तो उसका काम खत्म, ही हैज टू परफॉर्म द सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर, कि भैया ये देखना है कि मतलब इंटरनल ऑडिट का जो काम है वो किस हद तक सही है। नाउ तो थ्री थिंग समझ में आई। नाउ डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इंटरनल ऑडिट फंक्शन, भैया उस वो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर डिस्कस भी करेगा, कोऑर्डिनेट भी करेगा इंटरनल ऑडिटर से, किस बारे में? इस बारे में टाइमिंग ऑफ सच वर्क, नेचर ऑफ सच वर्क, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज, मटीरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व। Right now examples are given between external auditor and internal auditor consultation effective। एग्जाम्पल्स वेयर कोऑर्डिनेशन, भैया एग्जाम्पल दे रखे कि जहां पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए, एक्सटर्नल ऑडिटर का और इंटरनल ऑडिटर का। सो लेट्स गिव द एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज डिस्कशन टेक प्लेस अप्रोप्रिएट इंटरवल। ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल को डिस्कशन कर लिया और 12 महीने तक कोई डिस्कशन नहीं किया, यू हैव टू बी डिस्कस्ड इन, कोऑर्डिनेट करना है तो हर बार आपको एक प्रॉपर इंटरवल के टाइम पे डिस्कस करना पड़ेगा, और ये इंटरनल क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर इन्फॉर्म्स इंटरनल ऑडिटर फंक्शन सिग्निफिकेंट मैटर। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को लगता है कि कुछ सिग्निफिकेंट मैटर है जो कि एक इंटरनल ऑडिटर को चेक करने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक्सटर्नल ऑडिटर उसको बताएगा। तीसरा, एक्सटर्नल ऑडिटर एडवाइस एडवाइस कर सकता है कि क्या चीज रेलेवेंट है, क्या चीज रेलेवेंट नहीं है, ताकि इंटरनल ऑडिटर क्या करे, सिग्निफिकेंट मैटर्स पे अटेंशन को पे कर सके। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ऐसे, सो इस ऐसे का लास्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये लास्ट पार्ट क्या कहता है, डिटरमाइनिंग वेदर द इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड एज अ डायरेक्ट असिस्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिटर। क्या इंटरनल ऑडिटर्स डायरेक्ट यूज हो, एक्सटर्नल ऑडिटर क्या इंटरनल ऑडिटर्स को डायरेक्ट सुपरविजन दे सकता है या नहीं दे सकता? सो व्हाट इट सेइंग, क्या बोल रहा है भैया ये ऐसे, एक्सटर्नल ऑडिटर में बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इधर देखिए,
may be prohibited by laws and regulation for obtain direct assistance from the internal auditor. कई बार may be इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, भैया कई बार एक्सटर्नल ऑडिटर को प्रोहिबिट कर दिया जाता है कि आप इंटरनल ऑडिटर से बात नहीं करेंगे। जो भी कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, तो वहां पे कोई लॉ उसको कंपनी लॉ मना कर देता है कि नहीं, आप उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। if using internal auditor to provide direct assistance not prohibited, अगर prohibited नहीं है by laws and regulation, the external auditor plans to use internal auditor to provide direct assistance, अगर किसी लॉ ने prohibit नहीं किया है तो external auditor direct assistance यानी कि डायरेक्ट मतलब जो कहते हैं ना कि डायरेक्ट ऑर्डर्स के ऐसे करो, वो इंटरनल ऑडिटर को दे सकते हैं। Okay. External auditor shall evaluate the existence and significance of threat to the objectivity at the level of competence. Third one is external auditor shall not use an internal auditor to provide direct if there is significant threat. भैया अगर आपको लगता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर को लगता है कि इंटरनल ऑडिटर को कोई थ्रेट है, सेल्फ थ्रेट की बात है, कोई खतरा है या कुछ भी है, वो बायस्ड है, तो भैया वो एक्सटर्नल ऑडिटर उसको डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं देगा। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को सेकंड पॉइंट में फील होता है कि कंपिटेंस नहीं है, इसके बाद इसके काम में दम नहीं है, तो भी भैया वो उसको डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं देगा। ठीक है। नेक्स्ट, एरियाज वेयर डायरेक्ट असिस्टेंस आर नॉट एडवाइजेबल। ऐसे कौन से एरिया है जिसके अंदर डायरेक्ट असिस्टेंस एडवाइजेबल नहीं होती? भैया ऐसे खुद बना करता है कि इन 4 एरियाज में आप लोग डायरेक्ट असिस्टेंस, मतलब डायरेक्ट जाके उसको ऑर्डर नहीं दे सकते, ऐसा कर, ये कर, चेक कर, वो कर। कौन कौन से हैं? नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर। सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, अगर सिग्निफिकेंट जजमेंट लगी है ऑडिटर के ऑडिट के अंदर, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, तो भैया एक्सटर्नल ऑडिटर को अपने प्रोसीजर्स ही फॉलो करने हैं। अगर कोई भी वर्क रिलेट टू द वर्क इन विच इंटरनल ऑडिटर हैव बीन इन्वॉल्व, अगर कुछ भी मिस स्टेटमेंट पाई जा रही है, कुछ भी गड़बड़ पाई जा रही है, अगर इंटरनल ऑडिटर उसके अंदर मिला हुआ होता है, तो भैया डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं देनी। नेक्स्ट, रिलेट टू द डिसीजन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, और रेस्ट भैया ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर्स का काम है कि देखे कि डायरेक्ट असिस्टेंस देनी है या नहीं देनी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ऐसे के अंदर जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। अब भैया हमने पता कर लिया कि प्रोहिबिट, लॉ से प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए। दूसरा, कब नहीं देना डायरेक्ट असिस्टेंस, उसको सपोर्ट नहीं देना। लेकिन अब पढ़ेंगे कि कब सपोर्ट देना है। प्रायर टू द यूजिंग ऑफ इंटरनल ऑडिटर प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर द पर्पस शेल, भैया करना ही है शेल। भैया डायरेक्ट असिस्टेंट देने से पहले और उसका वर्क यूज करने से पहले एक एक्सटर्नल ऑडिटर को ये मैंडेटरी करना है। सबसे पहले रिटन एग्रीमेंट लेना है ऑथराइज सिग्नेटरी के हिसाब से कि यस, हम लोग इंस्ट्रक्शन देने हैं कि यहाँ कोई रोका टोकी नहीं होगी, आपको मेरे हिसाब से मैं डायरेक्ट सुपरवाइजन दे रहा हूँ, आपको असिस्टेंस दे रहा हूँ और आपका काम में यूज कर रहा हूँ। तीसरा, ऑब्टेन अ रिटन एग्रीमेंट फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर विल कीप कॉन्फिडेंशियल, और आपको बोलना पड़ेगा कि भैया आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्फिडेंशियल रखना है, ये नहीं कि तुम अपना फेसबुक इंस्टा पे इसको अपलोड कर रहे हो ताकि तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी को कोई थ्रेट ना हो। तो 2 कंडीशन है, रिटन एग्रीमेंट लेना है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है, और दूसरा क्या है कि रिटर्न एग्रीमेंट लेना है कि जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल रखना है ताकि तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी को कोई थ्रेट ना हो। लास्ट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, हर ऑर्गेनाइजेशन के एक आईएफसी होते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वर्सेस इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Internal financial control refers to the policies underlying to put away of companies reliability financial reporting effectiveness and efficiency of operation complies with applicable laws and regulation. इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्टिंग रिक्वायर्स ऑडिटर। जो बेटा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है ना, वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट सेट करता है ताकि कंप्लायंस कर सके ऑपरेशंस एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन पे। लेकिन ये जो होते हैं इंटरनल फाइनेंशियल, ये ऑडिटर रेगुलेट करता है ताकि अपना एक्सप्रेस एन ओपिनियन दे सके इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे। आईएफसी इज वाइडर बट आईसीओएफआर इज नॉन वाइडर। सो ये थी आज की क्लास, 610 ऐसे कंप्लीट हुआ। अगर समझ में आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।